जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 13 जुलाई 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंबलडन 2026 महिला एकल यानी वोमेन्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा लिंडा नोस्कोवा ने। तो चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य देश की टेनिस खिलाड़ी हैं लिंडा नोस्कोवा। तो उन्होंने विंबलडन 2026 में वोमेन्स सिंगल्स का टाइटल अपने नाम किया है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में और भी महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, उनके देश आप जरूर नोट करिएगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी टेनिस खिलाड़ी का नाम दे दिया जाएगा और उसका देश पूछ लिया जाएगा। जैसे एगा स्विटेक जो हैं ये पोलैंड की हैं, आर्याना सबालेंका ये बेलारूस की हैं, कोको गॉफ इनको जरूर याद रखिएगा ये अमेरिका की हैं। तो विंबलडन 2026 में महिला एकल खिताब की अगर हम बात करें तो इसको जीता है लिंडा नोस्कोवा ने और उन्होंने अपने ही देश की यानी चेक रिपब्लिक की कैरोलिना मुहोवा को हराया है। उन्होंने विजेता के रूप में 38.5 करोड़ रुपए की राशि जीती है, यानी 3.6 मिलियन पाउंड प्रदान उन्हें किए गए हैं। विंबलडन महिला एकल चैंपियन डिस्कस करते हैं हाल के वर्षों की। तो 2023 में ये टाइटल जीता था मार्केटा वोंद्रोसोवा ने, ये चेक गणराज्य की हैं। 2024 में बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता था, ये भी चेक गणराज्य की हैं। 2025 में एगा स्विटेक ने जीता था, ये पोलैंड की हैं। और 2026 में अभी लिंडा नोस्कोवा ने जीता है जो कि चेक गणराज्य की हैं। दोस्तों विंबलडन चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन लंदन इंग्लैंड में किया जाता है और इसका आयोजन ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रोके क्लब के द्वारा किया जाता है और ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो एक साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर होता है यूएस ओपन। तो विंबलडन तो हो गया है, अब कुछ समय बाद यूएस ओपन होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुनः प्रायोज्य रॉकेट RV-X का सफल परीक्षण किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है? आंसर हो जाएगा जाक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने पुनः प्रायोज्य रॉकेट RV-X का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों जो पुनः प्रायोज्य रॉकेट है इसका मतलब है रीयूजेबल रॉकेट, यानी जिसका एक बार इस्तेमाल कर लिया जाए और फिर से उसका इस्तेमाल किया जाए तो इसे बोला जाता है पुनः प्रायोज्य रॉकेट। तो दोस्तों RV-X नाम की रॉकेट का हाल ही में जाक्सा के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है और यह एक रीयूजेबल रॉकेट है। तो दोस्तों किसने लॉन्च किया है इसे? जाक्सा ने। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, जिस प्रकार से हमारे देश की स्पेस एजेंसी है इसरो और अमेरिका की है नासा और जापान की है जाक्सा। ठीक है, तो इस रॉकेट का नाम क्या है? RV-X यानी रीयूजेबल व्हीकल एक्सपेरिमेंटल। दोस्तों इसका जो परीक्षण किया गया है वो कब किया गया है? 11 जुलाई को किया गया है और इसका परीक्षण किया गया है जापान के अकिता प्रांत में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। तो रॉकेट ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी, हवा में ये स्थिर रहा और सुरक्षित वर्टिकल लैंडिंग इसने की है, यानी कि इसको पहले मतलब इस रॉकेट ने पहले उड़ान भरी और फिर कुछ देर तक ये हवा में स्थिर रहा और फिर से ये लैंड किया था और ये 10 मीटर की ऊंचाई तक गया था और ये लगभग 40 सेकेंड तक उड़ा है। जाक्सा की भी बात कर लेते हैं। तो 2003 में इसकी स्थापना हुई थी और टोक्यो जापान में इसका मुख्यालय है। इसका प्रमुख काम अंतरिक्ष से संबंधित अनुसंधान करना है। दोस्तों भारत के द्वारा जो चंद्रयान 5 लॉन्च किया जाना है उसके लिए किसके साथ भारत ने साझेदारी की है? तो इसी स्पेस एजेंसी यानी जाक्सा के साथ साझेदारी की है, ये बात भी आप याद रखिएगा। अच्छा, इसरो की बात हुई है तो इसरो की जो स्थापना है ये कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2026 में शामिल होने वाली पूर्व भारतीय महिला कप्तान कौन है? आंसर हो जाएगा इसका अंजुम चोपड़ा। तो हमारे देश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही हैं अंजुम चोपड़ा जी। उनको हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो हॉल ऑफ फेम में हाल ही में सौरभ गांगुली को भारत की तरफ से, अंजुम चोपड़ा को भी भारत की तरफ से और इंग्लैंड की तरफ से केविन पीटरसन को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये 3 लोग हैं जो अभी हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं आईसीसी के। तो इस प्रकार से दोस्तों इन सदस्यों के जुड़ने से आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कुल सदस्यों की संख्या 125 हो गई है, यानी 125 क्रिकेटर जो हैं वो आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं। और दोस्तों आईसीसी की अगर हम बात करें तो इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोला जाता है। 1909 में इसकी स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है एग्जाम में तो दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं जय शाह है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम की बात करें तो ये क्या है? तो यह एक प्रकार का सम्मान है जो क्रिकेटर को दिया जाता है, यानी कि क्रिकेट में असाधारण योगदान देने वाले खिलाड़ियों को यह सम्मान प्रदान किया जाता है। 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी, आईसीसी के द्वारा ये जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आईएनएस महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशाखापत्तनम में। तो दोस्तों आईएनएस महेंद्रगिरी अब इंडियन नेवी में शामिल हो गया है और इसको 11 जुलाई को शामिल किया गया है विशाखापत्तनम में। और जब ये शामिल हुआ तब वहाँ पर हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह वो भी वहाँ पर शामिल थे। आईएनएस महेंद्रगिरी को किसने बनाया है या किसने इसका निर्माण किया है? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने इसको बनाया है और यह स्टील्थ फ्रीगेट है, यानी कि इसको राडार से नहीं पकड़ा जा सकता है। और इसके अलावा इसमें जो स्वदेशी सामग्री है ये 75% से अधिक है और इसकी जो गति है वो 28 नॉट है। दोस्तों आईएनएस महेंद्रगिरी 70A प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला 6वां जहाज था और इसे भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े यानी ईस्टर्न फ्लीट में शामिल किया गया है और इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसमें सुपरसोनिक मिसाइलें भी लगाई गई हैं। अगर हम प्रोजेक्ट 17A की बात करें तो इसका उद्देश्य है भारतीय नौसेना के लिए आधुनिक जहाज या आधुनिक युद्धपोत तैयार करना। दोस्तों प्रोजेक्ट 70A के तहत कौन कौन से युद्धपोत बनाए जा चुके हैं? तो आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस तारागिरी, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस महेंद्रगिरी, ये सभी बन चुके हैं और भारतीय नौसेना में भी शामिल हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन कब हुआ है? आंसर हो जाएगा 12 जुलाई को। तो 12 जुलाई को इनका निधन हुआ है। कौन है दोस्तों? कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी। तो दोस्तों ये 1995 से 2013 तक कतर के अमीर रहे हैं। अमीर का मतलब होता है कि कतर में सरकार का जो सर्वोच्च पद है वो अमीर कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी हैं, वहाँ पर अमीर का पद होता है। तो 2013 में इन्होंने स्वेच्छा से सत्ता अपने बेटे शेख तमीम बिन अहमद अल थानी को सौंप दी थी, तब से वो कतर के अमीर हैं। अमीर एक अरबी उपाधि है जिसका अर्थ होता है शासक, राजा, राजकुमार या सर्वोच्च शासक। कतर के बारे में अगर हम बात करें तो दोहा इसकी राजधानी है और रियाल इसकी करेंसी है और वर्तमान में यहाँ के अमीर हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी और यहाँ की जो भाषा है वो अरबी है। एरो इंडिया 2027 का जो आयोजन है ये कहाँ किया जाएगा? तो ये येलाहंका एयर फोर्स स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक में किया जाएगा। तो दोस्तों हर 2 साल में भारत में एक एयर शो आयोजित किया जाता है जिसे एरो इंडिया बोला जाता है। तो 2025 में हुआ था, अब 2027 में होना है। तो 2027 में इसका 16वां संस्करण होना है 8 से 12 फरवरी 2027 के बीच में और इसका आयोजन येलाहंका एयर फोर्स स्टेशन बेंगलुरु में किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन होगा और जो इसकी नोडल एजेंसी होगी वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL होगी।
तो एरो इंडिया की अगर हम बात करें तो यह एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। हर 2 साल में इसका आयोजन होता है। इस आयोजन में दुनिया भर की जो विमानन कंपनियां हैं, एरोस्पेस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, वो शामिल होती हैं, ठीक है, और एरोस्पेस विशेषज्ञ भी इसमें भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय 2023-24 के अनुसार भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय 2023-24 के आंकड़े पेश किए गए हैं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। तो इसमें सिक्किम प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत का सबसे समृद्ध राज्य बना है और बिहार प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे नीचे है, यानी सबसे गरीब रहा है। तो प्रति व्यक्ति GSDP की बात करें तो सिक्किम में 7,07,179 और बिहार में 68,624 रही है। अगर हम टॉप 5 राज्यों की बात करें तो सिक्किम पहले, दूसरे पर गोवा, तीसरे पर दिल्ली, चौथे पर चंडीगढ़, 5वें स्थान पर तेलंगाना रहा है। 3 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों के प्रदर्शन की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें तेलंगाना प्रथम स्थान, इसके बाद कर्नाटक, फिर हरियाणा, फिर तमिलनाडु, फिर गुजरात का स्थान रहा है। तो दोस्तों, GSDP की अगर हम बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो किसी राज्य की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? GSDP कहलाता है। GSDP की गणना कैसे की जाती है? तो राज्य का GSDP जितना होता है उसमें राज्य की कुल जनसंख्या का भाग किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति GSDP आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने कितने नए पारंपरिक उत्पादों के भौगोलिक संकेतक यानी GI पंजीकरण में सहायता की है? तो आंसर हो जाएगा 28। तो दोस्तों, नाबार्ड ने 28 नए पारंपरिक उत्पादों के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण में सहायता की है। इसके बाद नाबार्ड द्वारा समर्थित GI पंजीकृत उत्पादों की कुल संख्या 176 हो गई है। इसमें हस्तशिल्प, हस्तकरघा वस्त्र, बांस शिल्प, धातु शिल्प, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला और संगीत वाद्य यंत्र शामिल हैं। तो हाल ही में जो नए उत्पाद शामिल किए गए हैं उसमें बिहार के नालंदा बावन बूटी साड़ी एवं कपड़े, और गया से पत्थर कट्टी पत्थर शिल्प, और झारखंड से कुचाई सिल्क साड़ी एवं कपड़े। असम की बात करें तो बांस शिल्प या बांस शिल्प और पिहू पेपा, और हिमाचल प्रदेश से हिमाचल लकड़ी नक्काशी शिल्प, और मध्य प्रदेश से खजुराहो धातु शिल्प। तो ये नाबार्ड द्वारा समर्थित उत्पाद हैं जिन्हें हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। नाबार्ड की अगर हम बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। साजी केवी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान कर। अगला क्वेश्चन है, एस जानकी को किस उपनाम से जाना जाता था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत की कोकिला। तो दोस्तों, मशहूर प्लेबैक सिंगर एस जानकी का हाल ही में निधन हुआ है 11 जुलाई को मैसूर कर्नाटक में, और इन्हें दक्षिण भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता था। 48,000 से अधिक गानों में इन्होंने काम किया है और लगभग 20 भारतीय भाषाओं में इन्होंने गायन किया है, और 4 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं। इसके अलावा 33 स्टेट फिल्म अवार्ड मिले हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा नाम रहा है एस जानकी का। ये प्लेबैक सिंगर रही हैं, इनका निधन हाल ही में हुआ है। हाल ही में कुछ और महत्वपूर्ण निधन हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो मशहूर थिएटर निर्देशक विजया मेहता का निधन हुआ है। प्रख्यात फोटो पत्रकार रघु राय का, चेयरमैन बीकाजी के शिव रतन अग्रवाल का, पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के एन भास्कर राव का, प्रसिद्ध प्राणी विज्ञानी डेसमंड मॉरिस का, प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले का, कारगिल युद्ध के बहादुर सैनिक कर्नल सोनम वांगचुक का, सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर सीडी देशमुख का, और सूटल जसपाल राणा का हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा यास्तिका भाटिया।
तो दोस्तों लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो है वो इंग्लैंड में है और इस क्रिकेट ग्राउंड को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्रिकेट ग्राउंड है ये। तो अभी तक यहाँ पर महिलाओं का टेस्ट नहीं हुआ था, यानी महिलाओं के जो टेस्ट मैच हैं वो नहीं हुए थे। पहली बार यहाँ पर टेस्ट मैच हो रहा है और ये भारत और इंग्लैंड के बीच हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं और हो सकता है कि भारत ये टेस्ट मैच जीत भी जाए, क्योंकि इस टेस्ट में भारत की जो पकड़ है वो बहुत मजबूत हो गई है। ठीक है, और भारत ये मैच जीत भी सकता है, कल इसकी खबर भी आ सकती है। ठीक है, तो दोस्तों ये लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में मैच आयोजित किया जा रहा है जिसमें यास्तिका भाटिया और क्रांति गौड़ ने इतिहास रचा है। अगर हम यास्तिका भाटिया की बात करें तो इन्होंने 113 रन बनाए हैं 158 गेंदों पर और 14 चौके लगाए हैं और इनका जो पहला टेस्ट शतक है वो 145 गेंदों में पूरा किया गया है और इनके द्वारा जो रिकॉर्ड बनाया गया है वो लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली वो दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। ये पॉइंट आप ज़रूर नोट करिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। दोस्तों बात करते हैं क्रांति गौड़ की। तो क्रांति गौड़ जो हैं इन्होंने भी इस टेस्ट मैच में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इन्होंने 37 रन देकर के 5 विकेट हासिल किए हैं और ये लॉर्ड्स के मैदान पर एक पारी में 5 विकेट यानी फाइफर लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं टेस्ट की। तो दोस्तों क्रांति गौड़ की अगर हम बात करें तो इनकी जो कहानी है ना बहुत प्रेरणादायक है। ये चूँकि बुंदेलखंड से आती हैं और बुंदेलखंड से मैं भी आता हूँ, तो ये मेरे लिए ना बहुत खुशी की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि एक बुंदेलखंड की लड़की जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। तो लॉर्ड्स टेस्ट के ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो वहाँ पर ऑनर्स बोर्ड होता है जहाँ पर जो बेहतरीन प्रदर्शन होते हैं वो रिकॉर्ड्स लिखे जाते हैं, तो वहाँ पर क्रांति गौड़ का नाम भी लिखा गया है। ये बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों से आई हैं दोस्तों। इनके पास बहुत कम साधन थे और बहुत कम साधन के बावजूद भी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी पहचान बनाई है। तो ये इनकी जो कहानी है वो हम सबको प्रेरणा देती है कि भले ही हमारे पास संसाधन कम हो, लेकिन अगर हमारी लगन है तो हम ज़रूर सफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आप इनके बारे में और भी सर्च करिएगा, इनकी कहानी वास्तव में इंस्पायरिंग है। दोस्तों स्टडी करके ऐप को आप इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के लूसेंट और अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे, कॉम्बो पैक ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाकर के टेस्ट, हाँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि जो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट अभी तक नहीं हो रहा था, अब ये चालू हो गया है। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट जरूर दीजिएगा। मंथली करंट अफेयर्स की बुक वगैरह आ गई हैं तो इनको आप जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा कब की गई? 9 जुलाई को। निम्नलिखित में से कौन सी धरोहर ऑस्ट्रेलिया भारत को लौटाएगा? तो देवी भद्रकाली का कांस्य त्रिशूल। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का परीक्षण कहाँ किया गया है? जो चांदीपुर ओडिशा में किया गया है। विश्व बैंक ने राष्ट्रीय रूफ टॉप सोलर कार्यक्रम के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? 890 मिलियन डॉलर। और कर्नाटक में थोरियम युक्त खनिज भंडार की खोज किसने की है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में नई दिल्ली की रैंक क्या है? 120। हाल ही में भारत में विश्व की पहली सप्ताह में एक बार ली जाने वाली इंसुलिन दवा कौन सी लॉन्च की गई है? अबीकली। और आईसी 2023-24 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तमिलनाडु। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर महिलाओं का पहला टेस्ट मैच पहले पुरुष टेस्ट मैच के कितने वर्ष बाद खेला जा रहा है? 142 वर्ष बाद। भारत का पहला उच्च ऊंचाई चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? केलांग, लाहौल एवं स्पीति, हिमाचल प्रदेश में। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था ऑस्ट्रेलिया। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2026 में शामिल होने वाली पूर्व भारतीय महिला कप्तान कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें
स्टडी कर ऑफिशियल इसका नाम है। और ई बुक वाले सेक्शन पर ऐप पर जाकर के आप जीके जीएस की ये सारी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, स्टडी करके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी हमें फॉलो कर